हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अभी जो रिसेंटली जो मॉक टेस्ट हुआ था वो आप सबने दिया होगा और आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे होंगे कि उसका हमारा सॉल्यूशन क्या है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके सॉल्यूशंस। और वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका जो एग्ज़ाम है अभी जो संडे का होने वाला है वो सबका आपका बहुत अच्छा होगा। अपने लोगों ने हमारी जो करंट अफेयर के जो सेशंस है वो सब भी आप स्टार्ट कर दिए होंगे, आपने देखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स चेक कि आपका जो एनालिसिस है, मीन्स जो आपने जो टेस्ट पेपर किया था उसमें कहाँ आपकी दिक्कत है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो इस सेगमेंट को ले रहे हैं वो इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट को हम लोग ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन। जो आपके जो मॉक टेस्ट पेपर जो आपने दिया था उसमें 78 नंबर से आ रहा है, तो जो आपके पास में अगर टेस्ट पेपर है तो आप उसको निकाल के देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका आपकी मलाद स्कीम से। और ये देखिए, ये आपका है मैच द फॉलोइंग एज रिगार्ड ऑफ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड स्कीम इन बिलो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें जो कुछ फंडिंग्स हमें देखिए, ये सारा वही से क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने अभी रिसेंटली जो मैं आपको इकोनॉमिक रिव्यू जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जो राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू है, मैंने कहा था आपको जब हम इस बुक को पढ़ेंगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वहाँ से जरूर लगेंगे। और जिस ढंग से मैंने आपके नोट्स बनाए थे, तो देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका वहीं से आ गया जो मैंने आपको बताया था। तो देखिए सीधी सी चीज़ है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि हम एक डिपार्टमेंट्स हम लोग पूछ रहे हैं और इनकी आपकी फंडिंग्स जो है वो आपसे कहाँ से आ रही है। तो आपका राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई एंड फ्लोरोसिस मिटिगेशन मीन्स आपके जो सप्लाई के लिए जो फ्लोरोसिस आपका होता है, जो हमने कहा था ना एक जो डिजीज उसकी वजह से जो आपका मिटिगेशन होता है। राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट, ये भी मैंने आपको रोड के अंदर पढ़ाया था। राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। और मैंने कहा था ना आपको कि देखिए आपका जो अभी ये जो हुआ था आपका जो 2 दिसंबर को जो आपका हुआ था, सोचिए क्या हुआ था, मैंने अभी आपको 2 दिन पहले बताया था। राइट, राइजिंग राजस्थान जो था उसकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स जो हमारे यहाँ पे आए थे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और राजस्थान वाटर सेक्टर जो है आपका स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर द डेजर्ट एरिया, तो इनकी कौन कौन सी है। तो हम इसका आंसर चलिए बताइए कौन कौन सा होगा। मैं वेट करती हूँ आपका कि आप उस चीज को बताएंगे कि किसका आंसर जो है आपका कहाँ से हुआ था। देखिए मैंने आपको बताया भी था ये। चलिए मैं बता देती हूँ आपका। देखिए राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति जो है, ये वाटर सप्लाई जो है, ये आपका इसका जो है ये आपका है GICA। राइट, ये इसकी फंडिंग एजेंसी है। जब हम स्टेट हाईवे डेवलपमेंट की प्रोग्राम करते हैं, मतलब उससे एक भी अगर आपको आइडिया लग जाता है तो उसका मतलब आएगा मीन्स अगर ए का अगर आपका सेकंड आ रहा है इसका मतलब यहाँ आपका थर्ड जो है आपका सही है। राइट, फिर आपका राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का है आपका जो ये देता है आपका वर्ल्ड बैंक जो आपको इसका देता है। अगर मैं स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ तो ये आपका देता है आपका ये जो एशियन डेवलपमेंट है वो आपको इसको देता है। राइट, तो ये आपका एशियन डेवलपमेंट है। और डेजर्ट एरिया के डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो वो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। राइट, तो ये है इसका आंसर, सी जो है इसका आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट उसके अंदर आते हैं हमारा, नेक्स्ट है आपका ये इसी का हिंदी आ गया है, ये आपका। तो ये देखिए निम्नलिखित में से पीएम श्री योजना की उद्देश्य विशेषताएं क्या है। ये भी मैंने आपको देखी जब मैंने आपको एजुकेशन पढ़ा रही थी तब इसके अंदर पीएम श्री का भी मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं या जिनके घर के आसपास जो है केवी स्कूल है या कोई भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पीएम श्री स्कूल की मैं क्या बात कर रही हूँ। तो एक्चुअल के अंदर अभी जो पीएम श्री स्कूल हैं, तो जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको अंदर हम पीएमश्री योजना के अंतर्गत लेके आ रहे हैं। पीएमश्री का मतलब है जहां हम अभी देखिए मैंने आपको बताया भी था कि हमारी जो NEP 2020 है उससे रिलेटेड आपके काफी सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो NEP 2020 जो है वो ऑलमोस्ट इसी पे बेस है। तो पीएमश्री योजना के अंदर क्या है कि हम एक स्कूल को एक हरित हम लोग एनवायरमेंट देना चाह रहे हैं, मीन्स एक इको फ्रेंडली एनवायरमेंट हम देना चाह रहे हैं जहाँ पे बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हम लोग चाह रहे हैं। मीन्स एक स्किल उनकी जो है सारी चीजें हम करना चाह रहे हैं। पूरा जो
एनवायरमेंट है वो करना चाह रहे हैं, उसके अंदर से हमने कुछ ब्लॉक के अंदर से कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स को भी हम लेंगे जहाँ पे हम उनको आगे हम उनको प्रमोट करेंगे, राइट। और बहुत सारी चीज़ें उनको एक नर्चरिंग जो है उनकी एक बिल्कुल ऐसे होगी कि हम एक पहले जो हम एक एजुकेशन जो हम देते थे किसी भी एक एकेडमिक, तो अब एकेडमिक नहीं, हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ में जो है बच्चों को एक बड़ा करना है, एक इको फ्रेंडली उनको एनवायरमेंट देना है, ग्रीन एनवायरमेंट उनको देना है, जितने भी जो ये प्लास्टिक वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको दूर रखनी है, राइट। तो ये मोटा मोटा मैंने उस दिन आपको समझाया था। तो देखिए इसमें क्या है, खेल आधारित और जिज्ञासा उन्मुख शिक्षण वीडियो को बढ़ावा देना, तो खेल आधारित तो भाई वैसे ही मतलब नहीं है, राइट, मतलब पढ़ाना है लेकिन पे में है। कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण प्रथाओं के साथ साथ स्कूलों को हरित विद्यालय, जो मैंने आपको कहा था एक ग्रीन एनवायरमेंट हमको देना है, तो ये मतलब सही है। प्रत्येक ब्लॉक से कम 5 स्कूलों को हमें चयन करना है, ये भी मैंने अभी आपको बताया। और विद्यालय गतिविधियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, जितने भी जो समुदाय हैं, जो कम्युनिटी है, उनका भी हम इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, तो ये भी सही है। इसका मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके कहाँ पे सही आ रहे हैं, आपके ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ अब इसके अंदर आ रहे हैं आपके। सेकंड उपरोक्त सभी ये आपका नहीं होगा, तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आपका सही होगा आपका, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं हम लोग, ये है आपका नेक्स्ट है आपका, ये कहाँ पे आ गया, ये वाला आपका, राइट। ये हो गया आपका मगरा क्षेत्र, जो आपका क्वेश्चन नंबर 81 आपका आ रहा है। एक सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, बिल्कुल एक सेकंड, ओके, रुकिए एक बार। ये जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका एनईपी जो है, राइट, तो एनईपी क्या कर रही है, हमारा जो आपका प्ले वे मेथड से बता रही है हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो भाई खेल आधारित तो होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, एकदम से को दिखाई नहीं दिया, चलिए। तो ये प्ले वे मेथड से आपका है, और क्यूरियस हो, ताकि बच्चा, हमें कहते हैं आजकल प्ले वे जो आपका मेथड्स है वहां पे हम बुक कम कर दी, हम बुक कम करके हमने एकेडमिक को हम एक वैसे कर दिया है कि बच्चा खेलते खेलते चीज़ों को सीख जाए। जैसे एक नर्सरी से ही बच्चा जो है वो आपका 1 2 3 की जगह हम उसको सिखाते हैं, हम मतलब रटना नहीं सिखा रहे, रॉट लर्निंग को हटा करके हम प्ले वे मेथड से कर रहे हैं, तो ये सही है, सॉरी, ठीक है। कचरा प्रबंधन, जो भी बच्चे वेस्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से ही उनकी नींव ऐसे रख रहे हैं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट उनके अंदर हो, और विद्यालय गतिविधियों की समुदाय की अधिक से अधिक जानकारी हो, तो ये आपका आंसर यहाँ पे फर्स्ट सही है। नेक्स्ट हम इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित किया जाता है। तो देखिए जब हम मगरे की बात करते हैं, मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले ही आपको पढ़ा रही थी, जब मैं राजस्थान का जब हम पढ़ते हैं मिस, उसका जो हम ज्योग्राफिकल एरिया को जो हम डिवीजन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है आपका एरियाज जो है हम इसको एक जोन में हमने डिवाइड किया है मिस। जो आपका एक नॉर्थ जो आपका वेस्टर्न जोन है वो पूरा जो आपका जैसलमेर बाड़मेर वाली जो बेल्ट आ रही है, फिर बीच में आपका जो आ रहा है आपका जो अरावली वाला जो आपका आ रहा है, फिर उसके बाद दक्षिणी वाला जो आपका आ रहा है, ऐसे मैंने पूरी आपकी डिविजन्स बताई थी, और मैंने आपको बताई कि ऐसे डिविजन से आप बहुत इजीली जो है आप चीज को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मगरा बोलते हैं ऐसे छोटे टीले या पहाड़ियों को, राइट। तो मगरा में जैसे आप लोकल, एक्चुअली मगरा एक लोकल वर्ड है, अगर आप उदयपुर अगर इस तरफ जाते हैं तो वहां पे मगरी में ऐसे मगरी ऊपर है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप राजसमंद या उदयपुर कभी आए होंगे, तो ये लोग जो जिनके जो वो होते हैं गाय बकरी ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, मगरी पे छोड़ देते हैं अपने जानवरों को, कि भाई छोड़ दिया, और सुबह फिर वो पहाड़ी पे जो है पूरा वाला चारा खा के वो लोग शाम को आ जाते हैं, तो मिस मगरी पे गए हैं, तो मिस वहां पे गए हैं। तो ये ऐसे पहाड़ी वाला जो है थोड़ा सा बेल्ट होती है, और इस एरिया की दिक्कत थोड़ी सी होती है क्योंकि पहाड़ी ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका पलायन जो है थोड़ा सा यहाँ के लोगों का ज़्यादा रहता है। तो मगरी का मतलब होता है, तो ये आपका जो राजस्थान का जो मिड वाला जो एरिया है ये होता है आपका, जहाँ पे मगरी में पहाड़ी आपका रिलेटेड होता है, राइट। तो अब इसके अंदर हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा ये आंसर, तो ये हो जाएगा आपका सी। मीन्स आपका मैंने कहा जैसे बीच वाला जो है आपका ये उदयपुर वाला जो आपका बेल्ट है वो आपका इसके अंदर ये वाला आ जाएगा, राइट। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं आपका मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो है देखिए, ये एक्चुअली है क्या कि इसके अंदर जो है आपका
ये आपका जैसे आपका दे रखा है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में कि हम किसानों की जो है आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम किसानों की हेल्प कैसे कर रहे हैं? दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन May 1st 2021 की 21 को शुरू हुआ था। और इस स्कीम के अंतर्गत जो है 1,000 रुपए पर मंथ जो है जो भी एग्रीकल्चर कंज्यूमर है, राइट, उसको उसके अंदर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए दोनों ही बातें जो हैं आपकी सही है। इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसके सही हैं। तो इसका थर्ड आंसर। नेक्स्ट है आपके, ये आपका द बेस ईयर ऑफ द जनरल होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ द स्टेट। ये बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा समझाने जैसा कुछ आपका है नहीं कि आपका जो बेस ईयर है इसका आपका जनरल होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो आपका क्या है। तो इसका जो है आंसर है आपका ये आपका सी, मीन्स आपका 1999 टू 2000 जो है हमने अभी तक जो है हमारा उसका बेस ईयर को हमने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट इसके अंदर ये भी आपका बिल्कुल एक स्टैटिक क्वेश्चन है जिसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली आपकी चीज है नहीं। एज पर द अगर आपने इकोनॉमिक रिव्यू और ऐसे जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़े हैं तो ये आप डायरेक्टली इजीली कर सकते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है आपके ये वाले। एज पर द एडवांस एस्टिमेट जो है आपका ये जीएसडीपी का मीन्स आपका जो वैल्यू का एट द कांस्टेंट प्राइस 11-12 का फॉर द ईयर 23-24 आपका ये क्या है? जल्दी से बताइए अगर आपको ध्यान है तो, अगर आपने किया है तो। इसका आंसर है आपका सी, 8.4 लाख करोड़ जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है। आप चेक कर सकते हैं आपका जो भी किया आपने। नेक्स्ट आप आएंगे आपका which of the following is arranged correctly in the decreasing order of their contribution in the GSVA for the year 23-24 current price। ये कल ही मैंने पढ़ाया था आपको जब मैं आपको सर्विस सेक्टर जब पढ़ा रही थी। तो मेरे ख्याल से जो मेरी क्लास अटेंड कर ज्वाइन की है उनको तो बहुत अच्छे से उनको समझ आ गया होगा, राइट। तो अभी जो ऑर्डर है उसके अंदर आपका ये सही है। मीन सर्विस सेक्टर इज ग्रेटर देन एग्रीकल्चर, सॉरी ये वाला, हाँ ये फोर्थ आपका सर्विस सेक्टर, फिर आपका इंडस्ट्री और आपका एग्रीकल्चर। तो आपका ये आपका फोर्थ सही है। डन। नेक्स्ट है आपके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन राजस्थान की फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो है इसके अंदर आपका लिया गया है कि आपका क्या सही है। अब इसमें ये है आपका फॉर द ईयर 23-24 के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो आपका वुड बी 245.01 लाख टन और सेकंड इट इज 3.08% हाइयर देन द टोटल फूड ग्रेन। तो ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है आपका आंसर इसका फर्स्ट आपका सही है। मीन्स आपका ओनली वन जो है इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका एज पर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी मैंने आपको पढ़ा रही थी जब मैं भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला करा रही थी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। देखिए कल ही मैंने आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पढ़ाया था, मैंने कहा था कि यहां से 101% एक नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आई होप कि आपने देखा होगा। इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या है, रुकिए एक बार। ये देखिए ये जो हमने इकोनॉमिक रिव्यू की बुक से पढ़ा था, अजमेर जो है वहां पे सबसे ज्यादा जो है आपके ग्रेनाइट आपके मिलते हैं। सेकंड आपका अलवर जो है वो आपके इंडियन प्रोडक्ट्स और इनके लिए फेमस है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। अनूपगढ़ जो है आपके कॉटन बेल्स के लिए है। बालोतरा आपके टेक्सटाइल के लिए काफी फेमस है। बांसवाड़ा आपके ग्रेनाइट और मार्बल के लिए है। मीन्स ये टेबल तो आप एज इट इज याद कर ही लीजिए, ठीक है। तो इनमें से तो क्वेश्चन आपके 101% आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ब्यावर जो है आपका क्वार्ट्स है। भरतपुर में आपके एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, ये आपका प्राइमरी इसके अंदर आता है आपका। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइड आपका दे रखा है। बूंदी आपके राइस के लिए फेमस है। चित्तौड़गढ़ ग्रेनाइट और मार्बल के लिए। बीकानेर हमें अच्छे से पता है कि बीकानेर नमकीन आपकी मिलती है। ऊन वहां का कारपेट जो है वहां का बहुत फेमस है और सिरेमिक प्रोडक्ट इसके अंदर फेमस है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है। भरतपुर है ये आपके एग्रीकल्चर का प्रोसेसिंग, आपको याद रखना भरतपुर में मथुरा के पास में ग्वाले आपके इतने आ रहे हैं आपके दूध वगैरह, तो उसके लिए और हनी के लिए फेमस है। उसके अलावा फिर आपका ये तो मैं आपको पढ़ाई देती हूँ मैं। उदयपुर जो है आपके ग्रेनाइट और मार्बल के लिए फेमस है, जो कि स्लैब्स वगैरह के लिए है। टोंक के अंदर जो है आपके स्लेट स्टोन टेल्स जो है आपकी टाइल्स आपकी यहाँ से जाती हैं। श्रीगंगानगर आपकी किन्नू, मैंने आपको कहा भी था कि आपकी जो पंजाब वाली जो के पास जो आपका टच है आपका श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ी जो ऊपर जो आपके आ रहे हैं ये आपके वहाँ पे किन्नू जो है बहुत फेमस है आपके। जैसे आपका नारंगी जो है आपका नागो उधर है आपका ये पुणे की तरफ आपका है, तो यहाँ आपका किन्नू जो है आपको मतलब नारंगी जैसा लगता है ये। तो ये आपका श्रीगंगानगर का बहुत फेमस है।
सिरोही के अंदर मार्बल आर्टिकल्स बहुत हैं। सीकर के अंदर फर्नीचर मीन्स एंटीक फर्नीचर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ का। सवाई माधोपुर के अंदर वहाँ का टूरिज्म बहुत अच्छा है वहाँ का, क्योंकि आपके वो है वहाँ पे, राइट, आपने देखा होगा तो क्या है वहाँ पे, सफारी जो है आपका। फिर आपका सांचौर जो है मसालों के लिए बहुत फेमस है। सलूम्बर जो है आपके मार्बल स्लैब्स के लिए है। राजसमंद आपके ग्रेनाइट और टेराकोटा के लिए है। प्रतापगढ़ आपकी थेवा आर्ट, बहुत अच्छी आर्ट होती है। मीन्स अगर जो लेडीज हैं वो थेरा आर्ट को सब जानते होंगे। मीन्स इनकी जो ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। फलोदी जो है आपके लिए नमक के लिए बहुत फेमस है। उसके अलावा पाली जो है आपकी मेहंदी। नीम का थाना आपके फेल्ड्स पर मिनरल के लिए। नागौर के जो है आपके हैंड टूल्स बहुत फेमस है। कोटपुतली के लिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। कोटा आपके कोटा डोरिया साड़ियाँ जो होते हैं आपके कोटा डोरिया जो कपड़ा होता है टेक्सटाइल एग्जैक्टली वो फेमस है। इसके अलावा वहाँ का मार्बल स्टोन भी काफ़ी फेमस है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है हालांकि। फिर ये आपका कीर्थला तिजारा के अंदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं। खेकरी जो है आपका ग्रेनाइट मार्बल्स के लिए है। करौली वापस आपके सैंडस्टोन में है। जोधपुर आपके सैंडस्टोन कार्विंग में है। जोधपुर का वापस से फर्नीचर बहुत फेमस है आपका। मिस जोधपुर को दो में दे रखा है यहाँ पे, रूरल और अर्बन। तो रूरल का जो है आपका सैंडस्टोन कार्विंग स्टोन में जो लाल पत्थर के आपके किले और मंदिरों में काफी यूज होता है। और दूसरा हम चाहते तो वहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो है वहाँ का बहुत फेमस है। झालावाड़ के जो है आपके ऑरेंजेस बहुत फेमस है। फिर जालोर का ग्रेनाइट स्लैब में सबका अधिकतर आपका, क्योंकि जैसे मकराना का भी जो है आपका मार्बल फेमस है, तो यहाँ का ग्रेनाइट है, मार्बल है, ये राजस्थान का काफ़ी ज़्यादा जगह पे है। उसके अलावा जालोर की मोजड़ियाँ बहुत फेमस हैं, राइट। तो कल जो मैंने क्लास में भी आपको बताया था, जो जूतियाँ जो होती हैं वो वहाँ के कैमल की ऊँट की जो स्पेशली वहाँ पे बनती है, और बहुत लाइट वेट, मतलब कहते हैं बिल्कुल फेदर जैसी, इतनी हल्की जो है वो आपकी होती है। मतलब एक बार अगर आप वो पहन लेंगे तो ब्रांड के शूज पहनना बंद कर देंगे, इतनी लाइट वेट जो है ये कंफर्टेबल होती हैं। फिर जयपुर की जो है, हमें जयपुर को कौन नहीं जानता है, जेम्स और ज्वेलरी के लिए आपके लिए फेमस है। सर्विस एक्सपोर्ट यहाँ से बहुत हुआ है। हनुमानगढ़ जो है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी फेमस है आके, जिसमें क्योंकि पानी वगैरह वहाँ पे है तो आपका राइस कॉटन यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा गंगापुर सिटी जो है आपके खीर मोहन जो आपकी इंडियन स्वीट है उसके लिए बहुत फेमस है। डूडू जो है आपका, ये आपका ब्लू पॉटरी, क्योंकि जयपुर के पास में उधर आता है डूडू पॉटरी। फिर धौलपुर आपके स्किम मिल्क पाउडर और जो स्टोन उसके लिए है। डीग जो है ये भी आपके स्टोन एग्रीगेट के लिए है। डीडावना जो है आपका कुचामन, ये आपका मकराना मार्बल के लिए फेमस है। दौसा वापस आपके कारपेट्स के लिए, स्टोन आर्टिकल्स के फेमस है। चित्तौड़गढ़ आपके ग्रेनाइट। चूरू आपके लकड़ी के प्रोडक्ट के लिए है। बूंदी का जो मैंने अभी बताया कि वहाँ का राइस और इसके साथ में यहाँ का लाख भी बहुत फेमस होता है। लाख के जो आपके चूड़े और ये सब काफ़ी चीज़ें लाख की बनती हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा फेमस होता है। यहाँ पे देखा तो आप यहाँ पे लाख भी लिख सकते हैं, ये मैंने बता दिया है, राइट। तो वापस से हम इस पे अब आ जाते हैं। तो उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि सांचौर के क्या पसंद है आपका। किन्नू यहाँ पे बाकी सारे हैं ही नहीं, तो सांचौर के सिर्फ मसाले हैं जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये आपका द फॉसिल पार्क एंड द ओपन रॉक म्यूजियम जो है वो कहाँ पे किया है, तो ये आपके ये किया गया है। आपने मेरे ख्याल से ये तो शायद सारे स्टूडेंट्स का सही ही होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत बहुत आपका इजी है। तो खंबा फोर्ट जो है ये आपके जैसलमेर के अंदर जो है इसका किया जा रहा है, राइट। इस पे राजस्थान में फॉसिल पार्क किस स्थान पे बनाया गया है, एक सेकंड। अच्छा, फॉसिल पार्क के खंबा खंबा के अंदर है, ठीक है। और खंबा फोर्ट है आपके ये जैसलमेर में। नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं, ये आपका, ये वापस से देखिए सेम वही चीज आ गई है जो मैंने अभी आपको बताई थी मैन्युफैक्चरिंग वाली, कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ है आपका, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग आपका पार्क आपका कहाँ पे है, लॉजिस्टिक हब जो आपका कहाँ है। और इस टाइप के ये वाली अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो प्लीज 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 एक बार जो इकोनॉमिक रिव्यू के जो टेबल्स हैं, चाहे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है या आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले रिलेटेड है, तो जो भी आपकी टेबल्स हैं एक बार एग्जाम देने से पहले गो थ्रू आपके हो जाइएगा। उससे रिलेटेड आपके 100% मतलब कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके
पक्का पक्का वहां से आपके निकलेंगे, राइट। तो ये देखते हैं मैजदा इंडस्ट्रियल जो है आपका, ये आपका क्या है इसका आंसर, तो ये है आपका भीलवाड़ा के अंदर, क्योंकि हमें सबको पता है कि जैसे ही हम अगर भीलवाड़ा का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या चीज आती है कि भाई टेक्सटाइल वहां का जो है बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका सेकंड आपका सही है। मीन्स आपका ए का जो है आपका लॉजिस्टिक हब, ये आपकी टाइल्स आपकी बांसवाड़ा में हो जाएगी। उसके अलावा फिर आपका बायोमास जो है आपका, ये आपका हो जाएगा आपका, एक सेकंड, अच्छा हाँ ये हिंदी वाला यही वाला है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। डन। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजसिको। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राजसिको की जैसे ये एक रीको वाला भी आपका आता है तो वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और ये मैंने कल ही आपको करवाया था ये। तो ये है देखिए एक्चुअली ये जो है ये एस्टेब्लिश इसमें नहीं होता, लेकिन ये प्रोवाइड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस टू द राजस्थान एक्सपोर्टर। तो इसका सिर्फ यही आंसर सही है, इसका मतलब ओनली बी इज राइट। डन। और ये यहाँ पे एस्टेब्लिश 1991 में नहीं हुई थी, ये एक्चुअली एस्टेब्लिश हुई थी 1961 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोमास एनर्जी इन द राजस्थान। अब देखिए हमें बायोमास अच्छे से पता है कि अभी जो है ये किसके लिए, एक टाइप से ये जो सीएनजी मैंने कहा था अभी बहुत ज़्यादा हम लोग इको फ्रेंडली होने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम जो है इको फ्रेंडली होंगे, जितना ज़्यादा जो है हम बायोमास को हम करेंगे, मीन्स आपका हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन जो हमारा फोकस है इको फ्रेंडली के साथ में दो हमारे हैं। एक तो हमें इको फ्रेंडली होना ही है, दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम कैसे जो है हमारे फार्मर्स की इनकम को डबल करें, राइट। तो फार्मर्स की इनकम डबल करना मीन्स कैसे भी करके उनके ऑल्टरनेट सोर्स उनको करें, ताकि वो जो अभी जो टेक्नोलॉजी या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, मीन्स जो हमारे जितने भी जो लघु जो किसान हैं या जो सीमांत आपके किसान हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो पास में जो उनकी अवेलेबिलिटी है, हमें से प्रॉपर एक चीज़ों का अलोकेशन आप क्या कैसे करें। जैसे सबके पास में पशुपालन होता है तो कैसे हम जो गोबर वगैरह भी हैं जो एक्टिविटी उसको भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये मेन फोकस हमारा ये कि हमारे किसानों की आय को दुगना करना है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें इको फ्रेंडली जो है एक एनवायरमेंट लेकर के चलना है। तो ये जो आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोमास एनर्जी इन राजस्थान। मेन सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी इन राजस्थान इज मस्टर्ड हस्क एंड जूलिया फ्लोरा, एंड टोटल 10 जो है आपके बायोमास पावर जनरेशन प्लांट जो है हमारे इतने 120.45 मेगावाट कैपेसिटी के हैज बीन कमीशन टिल मार्च 24। तो हमको ये बताना है कि इसका जो आंसर है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट कि मेन सोर्स जो है आपका ये हमारा मस्टर्ड हस्क और जूली फ्लोरा ही आपका होता है। डन। और अभी का अगर हम करंट स्टेटस इसका देखते हैं तो ये आपका है आपकी मार्च 2024 तक हमने 128 जो है, मतलब ये जो फिगर है आपका ये वाला, ये मार्च 2025 ये आपका 120 नहीं है, ये 128 है आपका, राइट, 128.45। तो यहां पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, अदरवाइज ये भी आपका सही था। नेक्स्ट आपके है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर द टॉप पोजीशन इन 2024 राजस्थान एसडीजी। आज ही मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था ये, राइट। मैंने कहा भी था ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड और जो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सर्विस सेक्टर है, इनसे आपके क्वेश्चंस पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछ भी लिया है कि इसके अंदर एसडीजी में 5.0 में शीर्ष स्थान। एक्चुअली 5.0 क्या है, ये 5.0 जो आपका इंडेक्स है, मीन्स ये भी ऐसे पूछ सकते हैं कि अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। तो जैसे इसका जो फर्स्ट वर्जन था, इसकी आप टेबल आप बना लीजिएगा कि इसका जो फर्स्ट वर्जन था उसके अंदर कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, फिर कौन सी जो है इसको इंडिकेटर्स कितने थे और उसके अंदर गोल कितने किए गए थे। और अभी जो लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है एसडीजी का वो चल रहा है एसडीजी 5.0 जो है आपका इसका वर्जन चल रहा है, राइट। तो इसके अंदर है आपका सबसे टॉप पर जो है आपका वो है आपका झुंझुनू, राइट। झुंझुनू सबसे ज्यादा टॉप पर इसका आपका चल रहा है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं हम,
और सबसे नीचे अगर हम आते हैं, मीन्स ये हो गया आपका टॉप पर, और सबसे बॉटम पर है आपका जैसलमेर। जैसलमेर। और इसके अंदर आपको एक चीज बता दूं मैं, इसके अंदर एक्चुअली होता है कि अगर 100 के आसपास आपका स्कोर आता है तो उसको हम बोलते हैं अचीवर, राइट। फिर होता है आपका जो हम इक्वल्स टू या लेस देन 65 और लेस देन आपका 100 होता है, वो एक अलग कैटेगरी होती है। थर्ड होता है आपका 50 to 65 वाली, और लेस देन आपका 50। तो लेस देन 50 जो आता है वो होता है आपका एस्पिरेंट्स, ये होता है आपके प्रोग्रेस। तो ऐसे करके हम जो है इसको डिवाइड करते हैं, राइट। तो चलिए ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आज हमारे खत्म हो गए हैं, एंड होप कि आपको आपके आंसर्स जो हैं आपके मिल गए होंगे, और इस क्यूआर कोड से जो यहाँ पे स्कैन करके आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, टिल देन, थैंक यू। Hello everyone, welcome to KGS in this particular question answer discussion session। आज के इस सेशन में हम 25 को जो टेस्ट सीरीज आयोजित हुआ था, उस टेस्ट सीरीज के अंदर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं, कुल 10 क्वेश्चंस, उनकी हम लोग समीक्षा करेंगे, उनका जायजा लेंगे कि क्या करेक्ट आंसर होगा, किस तरीके से हमें उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 51 to 60 ये 10 प्रश्न भारतीय राज व्यवस्था व संविधान से संबंधित था। आप कह सकते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था व शासन प्रणाली से संबंधित ये प्रश्न थे, जो आपके सामने मैं अभी प्रस्तुत करता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 51, इसका पहले मैं अंग्रेजी वर्जन पढ़ूंगा, फिर इसके हिंदी वर्जन पे आऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स इन रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो ABCD के फॉर्म में जो टर्म्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में, इन पर हमें विचार करना है। पहला है साइंटिफिक टेम्पर, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, कंपोजिट कल्चर, एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स। इसका हिंदी रूपांतरण है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें: वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। ये बेसिकली जो चारों टर्म्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनका संबंध मौलिक कर्तव्य से है। और आपको मालूम है कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में, यानी भाग 4A में पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। जाहिर सी बात है, पार्ट 4A में इकलौता आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 51 कैपिटल A। मैं रेड पेन चूज कर ले रहा हूं, आर्टिकल 51 कैपिटल A। और आर्टिकल 51 कैपिटल A में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। अब जाहिर सी बात है, 51A के अंदर अलग अलग क्लॉजेज के हवाले से, अलग अलग परंतुकों के हवाले से कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है। यानी पार्ट 4A में अनुच्छेद 51A, जिसको 51 का कहते हैं, 51 का के हवाले से कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और प्रत्येक मौलिक कर्तव्य को अलग 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 परंतुकों के माध्यम से, क्लॉजेस के माध्यम से व्यक्त किया गया है। जैसे आर्टिकल 51 कैपिटल A क्लॉज A स्मॉल a, क्लॉज B स्मॉल b, क्लॉज C स्मॉल c, ऐसे करके कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किए गए हैं। क्लियर है? तो अगर आप देखें कि संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात की गई है, तो ये बेसिकली आर्टिकल 51 कैपिटल A क्लॉज H के अंदर की गई है। क्लियर ये बात? ये क्लॉज H के अंदर, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आर्टिकल 51A H, ऐसे इसको पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है।
अगर हम प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की बात करें तो ये परंतु जी में इसका उल्लेख किया गया है, यानी आर्टिकल 51 कैपिटल ए क्लॉज जी, है ना। फिर अगर हम सामासिक संस्कृति की अगर बात करें तो इसका उल्लेख क्लॉज एफ में किया गया है, क्लॉज एफ में, और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का उल्लेख क्लॉज जे में किया गया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर्टिकल 51 ए एफ, और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष आर्टिकल 51 कैपिटल ए जे, है ना। एच जी एफ जे, इन चार परंतुकों के माध्यम से अनुच्छेद 51 ए में कुल 4 अलग अलग मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। इसी तरह से अलग अलग जो परंतुक हैं कुल इनकी संख्या 11 है, और अनुच्छेद 51 कैपिटल ए के अलग अलग 11 खंडों अथवा परंतुकों के माध्यम से, जिसे स्मॉल लेटर में ए बी सी डी ऐसे करके मेंशन किया गया है, इनके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। तो अगर देखा जाए, चूंकि क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसका उल्लेख भाग 4 क में किया गया है, तो जाहिर सी बात है ए बी सी डी सबका उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? ए बी सी और डी। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, हु among the following prime ministers was not the member of the Rajya Sabha when he or she had taken the oath of the office of the prime minister? Options are Indira Gandhi in year 1966, Hardhanhalli Dodegowda Devagowda in 1996, that is H.D. Devagowda, Indra Kumar Gujral 1997, Manmohan Singh 2004. Question not attempted. Not attempted means unanswered, अनुत्तरित। ये 5 चॉइसेस आपके सामने हैं, जरा इसका हिंदी वर्जन पढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। हकीकत यह है कि जितने प्रधानमंत्री बने ये सब राज्यसभा की सदस्यता के माध्यम से पहली बार में बने थे। खैर, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, ये तो एक एक टर्म ही रहे, वो भी टर्म पूरा नहीं हुआ इनका, मतलब एक एक बार के ही प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह के मल्टीपल टेन्योर्स हैं 2, इंदिरा जी के भी मल्टीपल टेन्योर्स हैं। बट पहले टेन्योर में, क्योंकि मनमोहन सिंह तो हर टेन्योर में राज्यसभा से थे, इंदिरा जी अपने शुरुआती टेन्योर में राज्यसभा से ही थी, है ना। फिर आप देखिए एच डी देवगौड़ा, ये भी राज्यसभा के ही सदस्य बने, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने को थे तब ये राज्यसभा या लोकसभा में से किसी के भी सदस्य नहीं थे। ये बेसिकली कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मतलब मुख्यमंत्री पद पे थे। तभी ऐसा राजनीतिक समीकरण बना कि इनके प्रधानमंत्री बनने के अवसर खुल गए। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली तब उस दौरान संसद के किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं थे। तो सही जवाब क्या होगा? एच डी देवेगौड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following articles of the Constitution of India it is mentioned that the president shall not hold any other office of profit? Obviously, Article 59 Clause 2, Article 59 Clause 2। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? 59 परंतु 2। अब देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र अवस्था पूर्ण होनी चाहिए, है ना, प्लस संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, साथ ही साथ किसी लाभ के पद पर न हो। 59 परंतु 2 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो सकता, वो राष्ट्रपति ही रहेगा। खैर, बी इसका सही उत्तर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 54, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया is specifically provided in the Constitution, implied in the right to freedom of expression, available under the Act of Parliament, available under executive orders? Question not attempted. Let's read upon its Hindi version. भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है? नहीं किया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को नागरिक अभिव्यक्ति की आजादी के साथ ही संलग्न करके रखा गया है। जब हम अमेरिकी संवैधानिक योजना की बात करते हैं तो वहां पर नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी
और प्रेस तथा मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी, दोनों को पृथक पृथक मेंशन किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 परंतु 1 उप परंतु ए में केवल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, जो कि उपलब्ध 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों में से एक अधिकार है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह नागरिकों के लिए भी है, प्रेस मीडिया इन सब के लिए भी है। तो मीडिया या प्रेस के लिए अलग से अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, बात तो सही है। ये 19(1)(a) जो नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी में प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार भी संलग्न है, निहित है, इनहेरेंट है। संसद के अधिनियमों के अंतर्गत उपलब्ध है? नहीं जी, कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध है। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा है उसे स्टैट्यूटरी लॉ बनाने की क्या जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द सुप्रीम लॉ। कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है? नहीं। अनुत्तरित, कहां अनुत्तरित? उत्तरित है। दूसरा इसका सही जवाब होगा बी। क्लियर है ये बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ए, every high court shall have superintendents over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises its jurisdiction. B, the Supreme Court's power to issue writs under Article 32 are narrower than the power of High Court under Article 226. Let's switch over upon its Hindi version. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके सही कूट का चयन करें। कोड को हिंदी में कूट कहते हैं। ए, प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण होगा उन सभी क्षेत्रों के संबंध में जिनके संबंध में यह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। ध्यान रखिएगा, एक उच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है, जैसे मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट, तो इसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो पूरे राजस्थान प्रांत पे है, राजस्थान राज्य पे। अब राजस्थान राज्य के भीतर चाहे कोई भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई भी न्यायाधिकरण हो, ट्रिब्यूनल्स हो, सबके ऊपर हाई कोर्ट का सुपरिंटेंडेंस होगा, सबके ऊपर हाई कोर्ट का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का अधीक्षण होगा। बात 16 आने सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की रीट जारी करने की शक्तियां अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्तियों के दायरे से कम है। यह भी बात सही है। देखिए, हमारे संविधान में दो जगहों पर रीट जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। एक तो अनुच्छेद 32 के अंदर और दूसरा अनुच्छेद 226 के अंदर। अनुच्छेद 32 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रीटीय क्षेत्राधिकारिता प्रदान करता है, जिसको हम रीट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित न्यायिक क्षेत्राधिकार के दायरे में रीटीय क्षेत्राधिकारिता प्रदान करता है। मजे की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल व केवल मौलिक अधिकारों के ही रक्षार्थ रीटें जारी कर सकता है, अन्य किसी मामले में रीट जारी नहीं कर सकता। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त रीटीय क्षेत्राधिकार न सिर्फ मौलिक अधिकार के संदर्भ में लागू होगा, बल्कि अन्य मामलों में भी इसका कार्यान्वयन किया जा सकता है। यानी उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रीटें जारी कर सकता है, साथ ही साथ अन्य अधिकारों के संदर्भ में भी रीटें जारी कर सकता है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के सामने अगर ये तय हो जाए कि अमुक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का उत्पीड़न हुआ है, हनन हुआ है, तो वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर रीट जारी करने की बाध्यकारिता होगी। लेकिन उच्च न्यायालयों के ऊपर इस तरह की कोई बाध्यकारिता नहीं है। तो लबोलुआब यही है कि जहां तक रीटीय क्षेत्राधिकारिता का सवाल है, उच्च न्यायालयों का रीटीय क्षेत्राधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय के रीटीय क्षेत्राधिकारिता की तुलना में व्यापक है। लिहाजा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है ना। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की रीट जारी करने की शक्तियां अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्तियों के दायरे से कम है। यानी सुप्रीम कोर्ट की का जो रीटीय जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट के रीट जुरिस्डिक्शन की तुलना में नैरोवर है, संकीर्ण है, कम है। दोनों बात सही है, तो 1 एवं 2 दोनों। तीसरा यहाँ करेक्ट चॉइस है। क्लियर है? हाँ, नाउ स्विच अपॉन नेक्स्ट क्वेश्चन 56।
Which of the following statement or statements is are correct? A bill pending in the parliament doesn't lapse by reason of the prorogation of the house. Second, bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha would lapse on a dissolution of the Lok Sabha. हिंदी स्टेटमेंट्स, आपको इसमें से सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है संसद में लंबित विधेयक। संसद में लंबित विधेयक मतलब वो विधेयक या तो लोकसभा में लंबित हो या राज्यसभा में लंबित हो, या मान लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की साझी बैठक बुलाई गई हो किसी विधेयक पर अंतिम रूप से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए, लेकिन अभी साझी बैठक में फैसला न हुआ हो तो वहां भी विधेयक लंबित ही माना जाता है। राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए विधेयक आया है लेकिन राष्ट्रपति ने कोई निर्णय नहीं लिया अभी तक, वो भी लंबित ही माना जाता है ना। तो संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत नहीं होता। व्यापगत नहीं होता, व्यापगत मतलब लैप्स। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ये समझना होगा कि सत्रावसान क्या होता है। सत्रावसान का मतलब होता है कि जारी सत्र को समाप्त कर देना। देखिए, एक होता है स्थगन। स्थगन को अंग्रेजी में एडजॉर्नमेंट कहते हैं। अब किसी सत्र के अंदर, चूंकि हमारे यहां देखिए अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति का यह संवैधानिक दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि भारत की संसद साल में कम से कम 2 सत्रों में जरूर आए। मीन्स देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 सेशंस इन अ ईयर। अनुच्छेद 85 कहता है कि देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन द 2 consecutive sessions ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के 2 क्रमागत सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, यानी साल में कम से कम संसद को 2 सत्र में आना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो व्याप्त संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय एक तरह से कह सकते हैं कन्वेंशन है, अभिसमय है ना, संसदीय परंपरा, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, उसके अनुसार हमारी संसद साल में 3 नियमित सत्र में आती है और अगर आवश्यकता पड़ी तो एक विशेष सत्र में भी आ सकती है। 3 नियमित सत्र में पहला सत्र बजट सत्र होता है, फिर बारी आती है मानसून सत्र की, फिर बारी आती है शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन। तो इस तरह से ये एक हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री ट्रेंड बन गया है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विल बी ब्रॉट इनटू 3 consecutive sessions starting from budget session going till the winter session। ठीक है, साथ में अगर आवश्यकता पड़ी, किसी विशेष कार्य निष्पादन की जरूरत पड़ी तो हमारी संसद स्पेशल सेशन में भी आ सकती है। और स्पेशल सेशन के 2 रूप है, एक संसद का विशेष सत्र, एक लोकसभा का विशेष सत्र। लोकसभा का विशेष सत्र केवल व केवल तभी बुलाया जाता है जब देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात जारी हो। तो राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने से संबंधित संकल्प पारित करने हेतु लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है। इसके अलावा लोकसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने की कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। रही बात संसद के विशेष सत्र की, तो मजे की बात यह है कि संसद के विशेष सत्र की व्यवस्था भी हमारे संविधान में नहीं की गई है। इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। To invite the special session for the Parliament of India is an integral part of Parliamentary Convention. It is nowhere mentioned across any provision in the Constitution of India। ये भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान के अंदर इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन संसदीय परंपरा है तो है। कन्वेंशन को भी हम एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के समतुल्य ही मानते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी देश का संविधान कभी पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी। उन्हीं कमियों को पाटने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के भीतर हम कुछ विधायी परंपरा का अनुसरण करते हैं। दैट्स इट। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो संसद में जो लंबित विधेयक होगा, अगर सत्रावसान किया जाता है, देखिए ध्यान रखिएगा, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन ये दोनों राष्ट्रपति के आदेश से किया जाता है। और किसी सत्र के भीतर जो डे टू डे बिजनेस होता है, यानी अलग अलग दिन का जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन को स्थगित करने का अधिकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति महोदय, है ना, तो उनके पास होता है। कहते हैं ना एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट विथ डेट एंड टाइम, एडजॉर्नमेंट साइन डाई। ये डे टू डे अधिवेशन से संबंधित होता है, डे टू डे पार्लियामेंट्री बिजनेस से संबंधित होता है। इसे बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता
विधेयकों की सेहत पे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने ऑनगोइंग सेशन को टर्मिनेट भी कर दिया, टर्मिनेशन ऑफ एन ऑनगोइंग पार्लियामेंट्री सेशन इज कॉल्ड प्रोरोगेशन। इसको हिंदी में सत्रावसान कहते हैं। सत्र को रोक दिया गया, इससे विधेयकों की सेहत पे कोई आंच नहीं आएगी, है ना। तो संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा नहीं। देखिए, अगर कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, इसका साफ साफ मतलब है कि उस विधेयक को राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो इफ अ बिल introduced in the Rajya Sabha pending before the Rajya Sabha means it has yet not been transmitted into the Lok Sabha. That's why it writes that the bill has not been passed in the Lok Sabha. It is still pending in the Rajya Sabha. Meanwhile, the Lok Sabha got dissolved. What will be the impact upon the health of that bill? Remember, that bill will not be lapsed. ऐसा विधेयक व्यपगत नहीं होगा, है ना। राज्यसभा में विधेयक लंबित है, लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, यानी लोकसभा में उसे नहीं भेजा गया है क्योंकि लंबित है राज्यसभा में ही। मीनवाइल, उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, विधेयक की सेहत पे कोई आंच नहीं आएगी, विधेयक बचा रहेगा, यानी दूसरा विकल्प भी सही है। उत्तर चुन लीजिए। तीसरा, 1 और 2 दोनों। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Which of the following statement or statements these are correct? Statement number 1. National Institute for Transforming India, that is Niti Aayog, has been constituted to fulfill the important goal of cooperative federalism and to enable good governance in India. Good governance in India. There is a spelling mistake. Fulfill is simply spelled as F-U-L-F-I-L. Okay. Second, Niti Aayog endeavors to promote competitive federalism by facilitating improved performances of states और यूटीज। दोनों बात सही है। जरा मैं इसका हिंदी पढ़ दूं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने और भारत में सुशासन को सक्षम बनाने के लिए किया गया। बिल्कुल बात सही है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की ध्वंसावशेषों पर किया गया, है ना। योजना आयोग मार्च 1950 में जिसका गठन हुआ, उसका मकसद था भारत के लिए योजनाएं बनाना और उन योजनाओं के माध्यम से, प्लानिंग के माध्यम से भारतीयों के सामने जो समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, इन सारी समस्याओं को एड्रेस करना। बट समय के साथ देखा गया कि योजना आयोग अपने उद्देश्यों में उस कदर सफल नहीं हो पा रहा है जिस कदर इसकी सफलता की अपेक्षा की गई थी। तो आगे चलकर मोदी 1.0 गवर्नमेंट के दौरान योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को नीति आयोग के माध्यम से रिप्लेस किया गया और यह गोल निर्धारित किया गया, यह लक्ष्य रखा गया कि नीति आयोग देश में सहकारी संघवाद की अवधारणा को बढ़ावा देगा, यानी एक ऐसा संघवाद जिसमें केंद्र सभी राज्यों को उनकी जरूरतों के अनुसार मदद करेगा, प्लस राज्यों के भीतर भी जो राज्य मजबूत हैं वे खुलकर कमजोर राज्यों की मदद करेंगे और इस तरह से आपसी सहयोग के द्वारा संपूर्ण भारतीय संघ के उत्थान को सुनिश्चित किया जाएगा। और जब भारतीय संघ एक ठीक ठाक स्तर पर उत्थान सुनिश्चित कर लेगा तो संघ की इकाइयां आपस में स्वस्थ प्रतियोगिता करेंगी। स्वस्थ प्रतियोगिता मतलब, अब जाहिर सी बात है, सब चाहेंगे कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बने, सब चाहेंगे हम अपने यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में विनिर्माण को बढ़ावा दें, है ना। अब इसके लिए सारे राज्य आपस में होड़ मचाएंगे, प्रतियोगिता करेंगे कि येन केन प्रकारेण हमारे पास अधिक से अधिक निवेश आए। अब कोई भी राज्य अधिकाधिक मात्रा में निवेश को आमंत्रित करने के लिए अपनी छवि को बेहतर करेगा, जैसे गुड गवर्निंग प्रैक्टिसेस को अपनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेगा और भी तमाम सामाजिक समस्याओं को वो ठीक तरीके से हैंडल करेगा। इससे क्या होगा कि देश के विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। और आपको बताऊं, आपने बीच बीच में कई बार आप ये स्लोगन देखते होंगे, वाइब्रेंट गुजरात, है ना, रिसर्जेंट राजस्थान। ये सब क्या है? ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के उदाहरण हैं। हालांकि अभी भी हिंदुस्तान प्रतियोगी संघवाद की राह पर तेजी से बढ़ने के लायक नहीं हो पाया है। अभी हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के
मार्ग में अभी ठीक ठाक दूरी तय करनी है। जब एक अच्छी खासी दूरी तय कर लेंगे तो नो डाउट हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी प्रतियोगी संघवाद को भी आत्मसात कर पाएंगे। तो इस लिहाज से पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है। दूसरा में क्या लिखा है, नीति आयोग राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बेहतर प्रदर्शन को सुगम बनाकर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता है ना। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धी संघवाद की जो बुनियाद बनती है वो सहकारी संघवाद पर ही बनती है। तो सहकारी संघवाद की बुनियाद पर ही हिंदुस्तान प्रतिस्पर्धी संघवाद के राह पे उन्मुख हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 दोनों ठीक है। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 58. On which of the following grounds reasonable restrictions can be imposed by the state on the freedom of speech and expression according to the Constitution of India? Options are defamation, decency or morality, public order, contempt of court. सारे विकल्प हैं, है ना। आपको बताऊं, मल्टीपल ग्राउंड्स हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 19 परंतुक 2 में किया गया है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, है ना। और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में आपको बताऊं कुल 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं, 9 आधार, जिनकी बुनियाद पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर वर्णित वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर लिमिटेशंस इंपोज की जा सकती है, सीमाएं आरोपित की जा सकती है, निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है। उन ग्राउंड्स में ये चारों ग्राउंड शामिल है, मानहानि, शालीनता अथवा नैतिकता के साथ खिलवाड़, सार्वजनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करना, अदालत की अवमानना करना। लिहाजा चारों के चारों विकल्प सही हैं। तो आप अगर देखें 1 2 4 1 2 3 4, हाँ बी मतलब 2 इज द करेक्ट चॉइस, 2 इज द करेक्ट चॉइस। The power of judicial review is available under which of the following articles? Article 223, Article 123, Article 13, Article 12. Question not attempted. हिंदी वर्षन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध है? ध्यान रखिएगा, सही जवाब होगा अनुच्छेद 13। क्यों? अनुच्छेद 13 के अंदर कुल 4 परंतुक हैं। अनुच्छेद 13 परंतुक 1, अनुच्छेद 13 परंतुक 2, अनुच्छेद 13 परंतुक 3 और अनुच्छेद 13 परंतुक 4। देखिए, अनुच्छेद 13 परंतुक 1 कहता है कि कोई भी पूर्व संवैधानिक विधि, पूर्व संवैधानिक विधि मतलब वैसी विधि जो हमारे यहाँ संविधान लागू होने के तुरंत पहले अस्तित्व में लाई गई, उनको पूर्व संवैधानिक विधि कहा जाता है। 13 परंतुक 1 के सौजन्य से यह साफ साफ उल्लेखित है कि कोई भी पूर्व संवैधानिक विधि किसी मौलिक अधिकार से असंगत नहीं हो सकती। अगर असंगत हुई तो असंगति की स्थिति में उस पूर्व संवैधानिक विधि को उस सीमा तक निरस्त कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार अथवा अधिकारों से असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है, नॉन रिसेम्बल्ड है। क्लियर? 13 clause 2. 13 clause 2 talks about post constitutional laws and their relationship with the fundamental rights. For example, let us consider that the parliament or any state legislature has passed a law, but that law infringes upon one or more fundamental rights, means that law shows inconsistency with one or more fundamental rights. What will happen then? In that situation, the said law shall have to be declared unconstitutional up to the extent of the kind of inconsistency it causes with the fundamental right. 13 परंतुक 2 उत्तर संवैधानिक विधि की बात करता है। उत्तर संवैधानिक विधि एक ऐसी विधि है या ऐसी विधियां होती है जो संविधान लागू होने के बाद विधायिका के द्वारा निर्मित की जाती है। केंद्रीय विधायिका बोले तो लोकसभा के द्वारा, राज्य विधायिका बोले तो राज्य विधानमंडल के द्वारा। ऐसी हर विधि को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो मौलिक अधिकार से असंगत न हो। अगर ऐसी कोई भी विधि किसी मौलिक अधिकार से असंगत पाई जाती है तो उस विधि को उस सीमा तक निरस्त कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार से असंगत है। अब जरा सोचिए, 13(1) और 13(2) दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि विधि को असंगति की स्थिति में निरस्त कर दिया जाएगा। पूरी विधि को नहीं, उस सीमा तक निरस्त कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार के साथ असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है। तो आखिर ये काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। ये काम कैसे करेगी? जब विधि को मौलिक अधिकारों के सापेक्ष एग्जामिन करेगी। तो न्यायपालिका द्वारा
विधियों की समीक्षा की शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो अनुच्छेद 13 के तत्वाधान में न्यायिक समीक्षा की पेशकश की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 60, consider the following objectives of the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, that is अमृत। ये बेसिकली 2015 में इसका पहला वर्जन आया, आपको बताऊं, और 2021 में इसका 2.0 मतलब दूसरा वर्जन स्टार्ट हुआ। देखते हैं इसमें क्या दिया है। It ensure that every household has access to tap with assured water supply and sewerage connection। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक घर में नल के साथ जल की आपूर्ति तथा सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध हो। बिल्कुल अमृत मिशन का ये इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। इंक्रीज द अम्यूनिटी वैल्यू ऑफ सिटीज बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेस, दैट इज पार्क्स। हरियाली और अच्छी तरह से बनाए गए खुले स्थानों या पार्कों का विकास करके शहरों के सुविधा मूल्य में वृद्धि करना। तीसरा, रिड्यूस पॉल्यूशन बाय प्रोमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट and constructing facilities for non-motorized transport such as walking and cycling. It is also equally correct. सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर तथा पैदल चलने और साइकिल चलाने जैसे गैर मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना। अमृत के संबंध में उपर्युक्त में से कौन से उद्देश्य सही है? तीनों ही उद्देश्य सही हैं। इसका मतलब 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। That's it. That's it. So this is about the discussion upon all the questions corresponding to Indian polity and political system, which were asked in the test held on 25th of this month. Thank you and all the best. नमस्कार, जय हिंद। मैं सुशांत शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और 92 क्वेश्चंस आपने देख लिए, उनका डिस्कशन आपने देखा। अब 93 से मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाऊंगा। हम हैं रास प्रीलिम्स 2025 में, ओपन मॉक टेस्ट है और मुझे लगता है आपका स्कोर भी इसमें अच्छा रहा होगा। तो हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चंस 93 नंबर से आपका 106 तक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके मॉक टेस्ट में, हवा की गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं हम, और मानव स्वास्थ्य पर निलंबित कण पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? आप जानते हैं जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वायु है, जो वायु हम ले रहे हैं आपका, उसकी क्वालिटी क्या है। अब जैसे से आप देख रहे हैं औद्योगिकरण हुआ तो एयर क्वालिटी थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी। जब हम व्हीकल का यूज अधिक कर रहे हैं तो एयर क्वालिटी खराब होने लगी। तो इस पर संज्ञान लेते हुए जो भारत सरकार है आपका, भारत सरकार ने जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी है, इसको सुधार के लिए एक तो ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था सफर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, और दूसरा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, 2015 में लॉन्च किया। तो पहले हम देख लेते हैं 2010 की बात। जो सफर है वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान, याद रखना 2010, ये किसके द्वारा बनाया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM। तो कुछ बच्चे सोचते हैं ये IIT मद्रास है, तो IIT मद्रास नहीं है आपका, नाम याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसने 2 पैरामीटर दिए, ये पैरामीटर रट लेना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 2 पैरामीटर क्या है? एक है प्रदूषक, मतलब कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है, कौन कौन से प्रदूषक इसमें रखे गए हैं। तो आप याद रखना PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, इसका मतलब होता है जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर होता है। PM2.5 जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर होता है, मतलब काफी छोटे होते हैं। ये हमारे लंग्स वगैरह हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमें अस्थमा कर देंगे, हमें ब्रोंकाइटिस कर देंगे, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं। ओजोन जो ट्रोपोस्फीयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। जो समताप मंडल में होती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। यहां पर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लड के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा। NOx और SOx आप याद रखेंगे, जो एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा होता है, उसको कराने में ये दोनों की दोनों बड़ी सहायक होती है। मीथेन ग्लोबल वार्मिंग करती है। बेंजीन काफी हार्मफुल होती है हमारे लिए। पारा
जो मरकरी होती है ये भी हार्मफुल है। तो ये पोल्यूटेंट है आपका, ये पोल्यूटेंट है, याद रखना सारे के सारे पोल्यूटेंट। और मौसम संबंधी जो पैरामीटर्स हैं उनमें कौन कौन आता है? यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन, सूर्य की रोशनी में कितनी मात्रा में यूवी रेडिएशन आ रही है इसको भी डिटेक्ट करेगा। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु गति और सूर्य विकिरण, इन सबको मेजर करेगा किसके माध्यम से? सफर के माध्यम से। तो सफर को आपको याद रखना 2010 में लॉन्च किया गया, IITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है। इसके माध्यम से 2 पैरामीटर थे इसमें। पहला पैरामीटर प्रदूषक को रखा गया, दूसरा पैरामीटर किसको रखा गया? मौसम संबंधी पैरामीटर थे। दूसरा है हमारे पास नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, 2015 में लॉन्च किया गया। IIT दिल्ली और कानपुर का ये संयुक्त था। उद्देश्य क्या था आपका? लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर चेतना भरना कि प्रदूषण बड़ा हार्मफुल है, इसके कारण आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो लोगों को अवेयर करना इसका उद्देश्य था। इसमें 8 प्रदूषक, रट लेना बहुत महत्वपूर्ण है आपका, 8 प्रदूषक, 5 गैसेस हैं इसमें, जैसे आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, ओजोन और अमोनिया। तो आप देख रहे हैं यहां पर अमोनिया नहीं है, यहां पर क्या है आपका? अमोनिया है, ठीक है। यहां पर अमोनिया, यहां पर ये जो मीथेन है, बेंजीन है, पारा है, वहां पर नहीं है। और यहां पर 3 पार्टिकुलेट मैटर वो होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है। तो 3 पार्टिकुलेट मैटर हैं प्यारे बच्चे, PM2.5, PM10 और एक सीसा है लेड। लेड आपको पता है हम पेट्रोल में यूज करते थे आपका लेड वगैरह। लेड के कारण हमें प्लम्बिज्म बीमारी हो जाती है, आपका ब्रेन डैमेज होने लगता है, तो काफी खतरनाक है। लेड अगर पानी में पहुंच जाए तो प्लम्बिंग करता है आपका, अगर ये एयर में रहे तो हमारी लंग्स वगैरह को डैमेज कर देता है। तो हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि हवा की गुणवत्ता सूचकांक बढ़ाता है और इसका कोई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये जो एयर क्वालिटी है आपका, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका, इसका कोई स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो गलत है। हवा की गुणवत्ता सूचकांक घटाता है और इसका कोई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं है। हवा की गुणवत्ता सूचकांक बढ़ाता है और शोषण संबंधी समस्याएं पैदा करता है। अगर हवा में गुणवत्ता सूचकांक बढ़ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, PM2.5, PM10 बढ़ता है, तो याद रखेंगे ये आपके ऊपर क्या करते हैं? आपका शोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आपको क्या कर देंगे प्यारे बच्चे? हमें क्या कर देंगे? हमें कर देंगे दमा। हमें क्या कर देंगे आपका? ये दमा कर देंगे, दमा, ठीक है। अस्थमा कर देंगे, हमें ब्रोंकाइटिस कर देंगे, ब्रोंकाइटिस कर देंगे। हमें क्या कर देंगे आपका? हृदयघात, हमें हृदयघात आ सकता है, हृदयघात मतलब हार्ट अटैक आ सकता है। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर। किस बच्चों का आंसर सी है? जल्दी से बताएं, क्या यही आंसर किया आपने? ठीक है, जिन बच्चों का आंसर सी है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है तो थोड़ा ध्यान दें आप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संचार उपग्रह, देखो जो संचार उपग्रह होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं, वो ऐसी पोजीशन पे रखे जाते हैं कि अर्थ से उनकी पोजीशन क्या रहे आपका? कांस्टेंट बनी रहे। दूसरा, अर्थ के रेस्पेक्ट में वो कहां रहे आपका? अपनी पोजीशन फिक्स रखें। तो ये जो पोजीशन फिक्स होती है आपका, तो जब हम ऑर्बिट को देखते हैं, ऑर्बिट ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार के ऑर्बिट होते हैं। एक होते हैं आपका निम्न अर्थ ऑर्बिट, एक होते हैं मध्यम अर्थ ऑर्बिट, एक होते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो जो निम्न अर्थ ऑर्बिट होता है, इसकी ऊंचाई मानी जाती है 200 से लेकर आपका 2000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक। और जब नीचे की इतनी कम ऊंचाई पर हम किसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं, तो हमारा टारगेट क्या रहता है? अर्थ को ऑब्जर्व करना, अर्थ का अवलोकन करना, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये क्या करेगा? अर्थ का अवलोकन करेगा, ठीक है। सुदूर संवेदी जो उपग्रह है आपका, वो भी यहां पर ही छोड़े जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में, तो संचार नहीं छोड़े जाएंगे। यहां पर आता है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? अर्थ के रेस्पेक्ट में ये क्या रहेंगे? स्टेशनरी रहते हैं। इनको कहते हैं जियो स्टेशनरी, GEO, जियो स्टेशनरी। एक जियो सिंक्रोनस भी होते हैं आपका। तो ये जो जियो स्टेशनरी होते हैं, ये सबसे बिजी ऑर्बिट होती है। और इसमें क्या होगा? जैसे यहां पर ये वर्ल्ड है आपका, ये आप देख रहे हैं भारत का मैप, ये पूरे संसार का मैप बना हुआ है। तो यहां पर इसको लगभग हम छोड़ देते हैं। जो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो ऊंचाई होती है वो होती है 35,000, लगभग 786 किलोमीटर, इसके करीबन होती है। और इसकी पोजीशन फिक्स रहती है। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो कहां छोड़े जाते हैं आपका? जो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। याद रखेंगे सारे बच्चे, तो वो कहां छोड़े जाएंगे आपका? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा होता है पोलर, ठीक है। देखो जियो स्टेशनरी तो ये हो गया, जियो स्टेशनरी मूव कर रहे हैं आपका, है ना, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ सेम हाइट पे मूव कर रहे हैं। जैसे अर्थ घूम रही है ऐसे ये घूम रहा है,
पोजीशन क्या है, फिक्स है। ये हमारे पास अर्थ है। अगर पोलर रीजन में पोल से होते हुए, नॉर्थ साउथ पोल से होते हुए कोई घूमता है तो वो क्या होगा, पोलर ऑर्बिट होते हैं, पोलर ऑर्बिट। और पोलर ऑर्बिट जो होंगे इसमें कौन घूमेगा, इसमें मैपिंग वगैरह के घूमते हैं, मैपिंग, अर्थ की मैपिंग कर रहे हैं आपका, तो वो सैटेलाइट इसमें घूमते हैं। फिर आता सन सिंक्रोनस, आपने सुना होगा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A, पहला जो सैटेलाइट था आपका, तो उसको कहां छोड़ा आपका, सन सिंक्रोनस में। ये भी एक प्रकार का क्या होगा, पोलर ऑर्बिट का ही टाइप होता है। तो संचार उपग्रह कहां छोड़े जाते हैं आपका, जियो स्टेशन। मैंने बहुत डिटेल में ये सब चीजें आपको पढ़ाई हैं क्लास में, अगर आप क्लास में होंगे तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भू स्थैतिक। भू स्थैतिक मतलब होता है आपका, भू मतलब धरा, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में क्या है आपका, कांस्टेंट पोजीशन बनाए हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। जिन जिन बच्चों का आंसर बी है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है तो आप एक बार क्लास को देख लेंगे, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्जन कंट्रोल के लिए, सॉफ्टवेयर जब डेवलपमेंट करते हैं हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में जब हम पढ़ते हैं आपका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्जन कंट्रोल के लिए आमतौर पर निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले AutoCAD, ठीक है। AutoCAD क्या होता है, जब हम बात करते हैं आपका, तो ये क्या होता है, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये डिजाइनिंग के लिए होता है, 3D डिजाइनिंग, 2D डिजाइनिंग के लिए होता है आपका। तो ये तो नहीं होगा। एडोब फोटोशॉप, ये तो सबके मोबाइल में होता है। एडोब फोटोशॉप आपने देखा, जो फोटो होते हैं आपका उनको एडिट करने का काम करता है आसानी से आपको। इसको रूबी, रूबी क्या है आपका, एक लैंग्वेज है आपका, ठीक है, हम कह सकते हैं आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपका रूबी। और जो गिट होता है, गिट, गिट क्या होता है प्यारे बच्चे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की, वो इस क्वेश्चन को कर देंगे। थोड़ा सा नाम याद रखना इनका टिपिकल रहता है, लेकिन क्लास में जब हम बताते हैं कुछ ना कुछ ट्रिक बता देते हैं जिससे आपको याद हो जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा गिट। क्या हो जाएगा, गिट। किन किन बच्चों का आंसर फोर्थ रहा है आपका 94 में, आंसर करें मुझे कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चे, आप समझ निम्नलिखित में से कौन सी नैनो मटेरियल की विशेषता है। नैनो मटेरियल क्या होते हैं, नैनो मटेरियल, जैसे लास्ट बार क्वेश्चन पूछा गया नैनो मटेरियल क्या होते हैं, तो जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कितना होता है, 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, नैनो मटेरियल बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर को हम बोल सकते हैं 10⁻⁹ मीटर से लेकर कितना होगा, 10⁻⁷ मीटर तक होगा, ये इसका साइज होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नैनो मटेरियल क्या होते हैं, जैसे मैं 3D की बात करूंगा, है ना, जैसे मैं 3D स्ट्रक्चर की बात करूंगा, 3D, तो 3D में क्या होता है आपका, 3D में क्या होगा आपका, जीरो, क्या होगा आपका, जीरो, या कोई भी क्या होगा, नैनो स्केल नहीं होती, जीरो नैनो स्केल, जीरो नैनो स्केल, नैनो स्केल इसमें नहीं होगा, सारी की सारी क्या होंगी, आउट ऑफ नैनो स्केल होंगी, 3 डायमेंशन जो होंगी आउट ऑफ नैनो स्केल होंगी। अगर मैं 2D की बात करूंगा, 2D की, तो इसमें क्या होगा, 1 नैनो स्केल होगा, 1 नैनो स्केल। अगर मैं 1D की बात करता हूं, इसमें 2 नैनो स्केल होती है, और अगर मैं 0D की बात करता हूं तो इसमें 3 नैनो स्केल होती है। इसमें कितनी नैनो स्केल होंगी, 3। तो जैसे ही मैं प्यारे बच्चे यहां पर बढ़ता हूं, 3D से कहां जाता हूं, 2D में, तो मैं देखता हूं कि जो सरफेस, जो सतह, क्षेत्र और आयतन की रेशो होती है वो बढ़ने लगती है। जब मैं जाता हूं कहां पर आपका 1D में, तो रेशो और बढ़ती है, जब मैं जाता हूं कहां पर आपका 0D में, रेशो और बढ़ जाती है। तो यही क्वालिटी होती है नैनो मटेरियल्स की। नैनो मटेरियल्स की क्वालिटी क्या होती है आपकी, क्षेत्र, सतह क्षेत्र से आयतन अनुपात का उच्च होना। तो यहां पर क्या होगा, जो क्षेत्र होता है, सतह क्षेत्र होती है, जैसे मैं 3D की बात करूं, अगर मैं 3D की बात कर रहा हूं, यहां पर 3D की बात करता हूं, तो यहां पर जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है काफी ज्यादा है। 2D की बात करूंगा तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, सरफेस पे डिस्टेंस कम होगा। 1D की बात करूंगा तो और कम हो जाएगा। तो क्षेत्र और से आयतन का अनुपात क्या होगा, उच्च होगा, ये क्वालिटी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, बड़े कण आकार के कारण कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। नहीं सर, ये छोटे कण होते हैं, बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे, और कम नहीं होंगे, अधिक, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यही कारण है कि जो नैनो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है काफी स्ट्रांग होती है। जब आप सूक्ष्म लेवल पर जुड़े रहते हैं, आपका देखा होगा मम्मी पापा से जो हमारे रिश्ते होते हैं सूक्ष्म लेवल पर हम जुड़े रहते हैं, तो उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर कोई दोस्ती हो जाती है उसको तोड़ना आसान होता है, लेकिन जो मम्मी पापा के साथ बॉन्डिंग बन जाती है, या आपकी बॉन्डिंग कहीं और बन जाती है, सूक्ष्म लेवल पर चली जाती है, तो उसको तोड़ना बड़ा
मुश्किल हो जाता है, उसको आप नहीं तोड़ पाते हैं। तो याद रखेंगे, बल्क सामग्री की तुलना से अधिक ताकतवर, यस, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अद्वितीय ऑप्टिकल विद्युत चुंबकीय गुण, ठीक है, ये सब रहते हैं इनके पास। तो हम आंसर क्या करेंगे, कौन सा विशेषता नहीं है, तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा सेकंड। क्या यही आपने आंसर क्या है, सेकंड आंसर क्या है, जल्दी से बताएं सारे के सारे बच्चे। आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है आपको, है ना। पहला विचार क्या करना है कि भावी माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाया जा सकता है, यस, इसको बोलते हैं आपका जेनेटिक जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, किसी जीन में चेंज करना, किसी जीन में क्या होगा, कुछ कम करना कुछ बढ़ाना, इसको बोलते हैं जीन थेरेपी, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जीन एडिटिंग बोल देते हैं। थेरेपी में क्या होगा आपका, हम चेंज कर सकते हैं, थेरेपी में हम चेंज कर सकते हैं। एडिटिंग में हम क्या करेंगे आपका, एडिटिंग में क्या करेंगे हम, उसमें कुछ घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, एडिटिंग कर दिया हमने, ठीक है। अब जीन एडिटिंग कैसा है आपका, जेनेटिक लेवल पर है, कैसा है आपका जेनेटिक लेवल पर। जब जेनेटिक लेवल पे हम किसी जीन में कोई चेंज करते हैं, आपका कुछ घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो वो इसमें किया जा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक जीन एडिटिंग। क्या बोलेंगे, जेनेटिक अनुवांशिक जीन एडिटिंग कहेंगे, जीन एडिटिंग, ये अनुवांशिक जीन एडिटिंग है, यस, ये सत्य है, सही है। दूसरा हमारे पास, किसी व्यक्ति के जीनोम को जन्म से पहले प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है आपका, किसी व्यक्ति के, यस, ये भी किया जा सकता है आपका, ये भी किया जा सकता है ना। कुछ क्या होते हैं आपका, गाइडेड आरएनए होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा क्रिस्पर कैस9, तो क्रिस्पर कैस9 का नाम सुना होगा आपने, क्रिस्पर कैस9। कैस9 क्या होता है बच्चों, ये कैंची होती है, कैंची, और ये क्या होता है, गाइडेड आरएनए होता है, गाइडेड आरएनए। ये जाएगा जहां पे भी डिफेक्ट होगा उसको डिटेक्ट करेगा, उसकी फोटो लेगा, ये आएगा इसको कट करेगा, नया लगा देगा उसकी जगह, तो ये कर सकते हैं हम। तीसरा हमारे पास, मानव प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को सुअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है, यस, जनवरी 2017 में किया गया है, जनवरी 2017 में किया गया है, जनवरी 2017 में न्यूज में था, न्यूज अगर आपने देखी उस समय की तो ये न्यूज में था। जो सुअर होता है, सुअर और इंसान, ठीक है, सुअर और इंसान, ठीक है, मनुष्य और सुअर काइमेरा का निर्माण किया गया। यहां पर मनुष्य की प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं को इसके भ्रूण में छोड़ा गया पिक के, और देखा गया जो डेवलपमेंट है आपका, ठीक है, वो डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, इस पर रिसर्च चल रहा है अभी, ठीक है। और ये भविष्य में हमारे ऑर्गन्स, नए नए ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं तो वो किसी दूसरे एनिमल्स में डेवलप कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी की सहायता से। आपको पता है सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था इंसान में, वो सुअर का किया गया था, फेल हो गया था, लेकिन फिर 1967 में, ठीक है, डॉक्टर जो सी वर्नार्ड थे आपका, उन्होंने सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था आपका केप टाउन साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फिर भारत में किया गया, भारत में लेट किया गया, तो सबसे पहले किस में ट्रांसप्लांट किया गया था आपका, तो सुअर, काफी रिसर्च का विषय रहता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है, तो आंसर हो जाएगा 4। क्या यही आंसर किया आपने, 4 नंबर आंसर, ठीक है यहां तक, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया गया। तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, आपका जीन अभियांत्रिकी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन नॉर्मल कहाँ बनता है, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय की बीटा सेल्स रहती हैं, इसमें बीटा सेल्स, और इन बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ये इंसुलिन का काम होता है। तो ये हमारे ब्लड में, हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, उसी बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज, सुना होगा आपने कि उसको डायबिटीज होगी। फिर इसके 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 कैसी होती है, टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज में आ जाती है, टाइप 2 जो होती है ऑटो इम्यून डिजीज में नहीं रहती है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको पता है यहां पर बैक्टीरिया था आपका ई कोलाई,
और ये कब की बात है, आप ये बात है 1978 की, ई कोलाई। तो यहां पर क्या होगा, ई कोलाई को बोलते हैं हम इस्चेरिया कोलाई, इस्चेरिया कोलाई। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, इस्चेरिया कोलाई या ई कोलाई, सी विल बी द आंसर। सबसे ज्यादा रिसर्च किया जाता है आपका, वो हम किस पे करते हैं, ई कोलाई पे करते हैं। और ये जो रहता है आपका, ये क्या करता है आपका, कुछ विटामिन का निर्माण भी कराता है, ठीक है, कुछ विटामिन का निर्माण भी कराता है ई कोलाई। ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं आपका, जो विटामिन B12 का निर्माण भी कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आप आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई है। इकाई का उपयोग किया जाता है में, अच्छा ये क्या है आपका, हाँ, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई नहीं है। तो यहां पर देखो आप, नहीं है, यहां पूछ रहा है नहीं है। तो आप जानते हैं ये क्या है आपका, मेगा हर्ज। मेगा हर्ज प्यारे बच्चे यूज किया जाता है मेगा हर्ज का, ठीक है, किस में मापने में, स्पीड को मापने में किया जाता है मेगा हर्ज, ठीक है। फिर क्या है आपका हमारे पास MIPS, ये होता है आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये भी स्पीड मापने का है। फिर आता है MOF, ठीक है, MOF इस S स्मॉल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है प्यार जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है आपका, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो ये इसका काम स्पीड से रिलेटेड नहीं है, जब आप पढ़ेंगे इन चीजों को तो आप समझ जाएंगे। फिर हमारे पास MFLOPS, जो फ्लॉप्स होते हैं आपका, M फ्लॉप्स, ठीक है, तो ये भी होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्योंकि ये सारी की सारी आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो सकता था, टफ क्वेश्चन नहीं था, हो सकता था। तो आंसर बिल भी हो जाएगा थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आप सभी व्यावसायिक टेलीफोनिक संचार वाणी संकेतों के लिए आवश्यक बैंडविड्थ कितनी होती है। तो आवश्यक बैंडविड्थ प्यारे जो क्लास में आपको लिखवाई गई है 3.1 किलो हर्ज, इतना बताया गया है। तो आप देखिए इसके पास में कौन है, तो मतलब 3100 के पास में कौन है, तो 3100 के पास में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या होगा आपका 2800 हर्ज कर सकते हैं। वैसे इसकी रेंज होती है, ठीक है, इसकी रेंज होती है 3400 तक रेंज होती है इसकी। तो हम आंसर कितना कर देते हैं आपका, कितना कर देंगे आपका 28 हर्ज, ठीक है। 1 किलो हर्ज में कितने हर्ज होते हैं आपका 1000 होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर। अगला है हमारे पास, अगला काफी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अभी सारी की सारी मिसाइल आपने देखा होगा, ठीक है, अभी 26 जनवरी गया है उसमें भी देखा होगा आपने। तो सारी की सारी मिसाइलों के बारे में वहां पर बताया जाता है कि ये मिसाइल ऐसी है, ये मिसाइल ऐसी है। तो आपने देखा पिल्लै, एक पिल्लै मिसाइल वहां से गुजरी होगी, है ना। तो जब पिल्लै मिसाइल गुजरी होगी आप काफी खुश हुए होंगे कि सर पिल्लै मिसाइल जा रही है, काफी खुश हुए होंगे आप। तो ये क्या है आपका, ये लगभग 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये क्या होगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है। एक मोबाइल कैरियर होता है, ट्रक टाइप का होता है एक, ठीक है, तो वो मोबाइल कैरियर होता है, उसके माध्यम से ही इसको कहीं पर भी ले जा सकता है, आसानी से मूव कराया जा सकता है। ये कितने बार हेड को लेके जा सकती है, विस्फोटक कितना हो सकता है, 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक का विस्फोटक इसके पास हो सकता है। तो ये सरफेस टू क्या है आपका, सरफेस मिसाइल है। तो यही वो पूछ रहा है कि जो मिसाइल है आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन सी है। तो हम आंसर क्या कर देंगे आपका ए आंसर, क्या आंसर कर देंगे आपका ए आंसर, ठीक है, आंसर विल बी ए। अब दूसरा कौन सा है आपका आकाश। आकाश जब हमने शुरू किया था आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया था आपका 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की गाइडेंस में, तो वहां पर हमने 5 मिसाइल बनाई थी, याद होगा आपको, पृथ्वी, अग्नि। तो पृथ्वी अग्नि कैसी है आपका, सरफेस टू सरफेस। फिर बना था आकाश और त्रिशूल। आकाश और त्रिशूल कौन सी है प्यारे बच्चे, तो ये कैसी है आपका, ये सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, S2A का मतलब क्या होगा, सरफेस टू एयर। तीसरा है हमारे पास रुद्रम, रुद्रम 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, ठीक है। रुद्रम क्या है प्यारे बच्चों, एयर टू सरफेस। ये सुखोई 30 जो रुद्रम 2 का भी परीक्षण किया गया था, सुखोई 30 के साथ लगा दिया गया, और ये एयर से क्या करेंगे, फायर करेंगे, और एयर से फायर करके कहां गिरेगा, सरफेस पर। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एयर टू सरफेस। अस्त्र,
अस्त्र, आपके यहाँ लास्ट टाइम भी पूछा गया था अस्त्र, ठीक है। ये क्या होगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये एयर टू एयर होगा और बियॉन्ड विजुअल रेंज होगा। तो मतलब कह सकते हैं आपका ये कैसी होती है, आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। किस किस बच्चे का आंसर ए है, सबने क्या होगा, मुझे लग रहा है इस बार 26 जनवरी पे सबसे पहले प्रलय देखी होगी आपने, है ना, प्रलय मिसाइल, और प्रलय ला देती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयं प्रतिरक्षित रोग है, मतलब क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे कि जो हमारा बॉडी होता है तो यहां पर एक इम्यून सिस्टम काम करता है, एक प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है, और इस प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का काम कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी। ये जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसको बनाने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी। अभी डब्ल्यूबीसी क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण कराता है। यहाँ पर सर एंटीबॉडी का निर्माण ये कराता है, इसमें एक, ठीक है, लिम्फोसाइट सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट, वो एंटीबॉडी का निर्माण कराती है। और एंटीबॉडी किसके लिए बनी होती है, किसी बाह्य पदार्थ के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एंटीबॉडी खुद की सेल को, ठीक है, हमारी खुद की सेल को ही नष्ट करना शुरू कर देती है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और इस ऑटो इम्यून डिजीज में हैशीमोटोज डिजीज, डायबिटीज 1, ठीक है, और रियूमेटिक आर्थराइटिस, ये 3 मेन होती हैं जो पढ़ाई जाती हैं। तो यहां पर आपके यहां दिया हुआ है क्या, आपका रियूमेटिक आर्थराइटिस, बड़ी खतरनाक बीमारी है। कभी कभी ज्वाइंट्स वगैरह में जब ये दिक्कत होने लगती है, ज्वाइंट्स को ही चेंज करना पड़ता है। दूसरा है हमारे पास हिपेटाइटिस बी, तो प्यार से ये किसके कारण होगा, वायरस के कारण। हिपेटाइटिस वायरस होता है, उसके कारण ही होता है, ये वायरस डिजीज है। टाइप 2 डायबिटीज, याद रखना टाइप 1 भी आती है इसमें, टाइप 1 रियूमेटिक आर्थराइटिस भी हो सकती है। और सेकंड कौन सा आता है यहाँ पर, टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज कैसी है, ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन टाइप 2 कैसी है, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। यहां पर फिलेरियसिस, हाथी पांव, एक क्या होगा, पैर आपका हाथी के पैर जैसा हो जाता है। और इसमें एक निमेटोडा होता है, काउज्ड बाय निमेटोडा। मॉस्किटो इसमें वेक्टर होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये वेक्टर होता है, वाहक होता है, मॉस्किटो वाहक होता है। कौन सा मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स। और पैथोजन क्या होता है इसका, पैथोजन जो रोग करने का काम करता है आपका, पैथोजन जो होता है वो होता है बुचेरेरिया। ये निमेटोडा होता है, निमेटोडा ये निमेटोडा है जो ये बीमारी करता है। जैसे मलेरिया कौन करेगा, प्लाज्मोडियम पैथोजन। वाहक कौन होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ऐसे ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, ए आंसर। किन किन बच्चों का आंसर ए था, बताइए जल्दी से, किन किन बच्चों का आंसर ए था। बढ़े आगे, नेक्स्ट है हमारे पास, आपसे पूछता है कि यदि पिता RH पॉजिटिव, देखो एक प्रॉब्लम आती है हमारे अंदर, एक प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा आपका कि हमारे अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रॉब्लम आ जाती है आपकी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये प्रॉब्लम आ जाती है फिटालिस, ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारे अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये कब आती है, जब फादर कैसे होते हैं, पिता कैसे होंगे, RH पॉजिटिव, और मां कैसी होती है, RH नेगेटिव। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये प्रॉब्लम कब आती है। तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट बेबी तो सेफ रहता है, फर्स्ट बेबी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट बेबी होने के बाद मां को एक एंटीबॉडी लगाई जाती है, एक वैक्सीन लगाई जाती है 72 घंटे के अंदर। बच्ची के जन्म के 72 घंटे के अंदर एक वैक्सीन लगाई जाती है, और वो वैक्सीन का नाम होता है रोगम, या इसको बोलते हैं RH एंटीडी। क्या बोलते हैं, RH एंटीडी भी बोलते हैं, RH एंटीडी रोगम के नाम से आती है, रोगम एंटीबॉडी लगाई जाती है, या RH एंटीडी, ठीक है, डी जरूर आएगा, RH एंटीजन लिखा है नहीं, RH एंटीडी बोलते हैं इसको। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर, सबका ठीक होगा। ये तो बहुत अच्छे से क्लास में भी आपको बताया गया है ना, ये सबका ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चे, ये तो बहुत अच्छे से मैंने आपको विटामिन पढ़ाए, याद होगा आपको। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिएगा। विटामिन ए दृष्टि और प्रतिरक्षा कार्यों के लिए आवश्यक है, मैंने बताया था विटामिन ए आपकी आंखों के लिए आवश्यक होता है, आपकी स्किन के लिए। तो जिन बच्चों की स्किन में ग्लो नहीं है, मैंने कहा था आपसे कि आप गाजर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, विटामिन ए आएगा, स्किन में ग्लो बढ़ जाएगा।
दूसरा ये आपको बीमारियों से रोकता है, बीमारियों से बचाता है, क्योंकि ये WBC का निर्माण कराता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या है, विटामिन B12। ये क्या करता है विटामिन B12, ये हमारी जो RBC है इनको मैच्योर कराता है, इनका निर्माण कराता है, और साथ साथ ये तंत्रिका संबंधी कार्य भी शामिल करता है, तो ये भी ठीक है। विटामिन C बसा में घुलनशील, बसा में घुलनशील नहीं है, ये पानी में घुलनशील है। विटामिन D जल में, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो इन ये दोनों गलत है, नीचे वाले, ऊपर वाले दोनों सही हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 1 और 2, मतलब A एंड B। तो आंसर बिल भी हो जाएगा A आंसर, आंसर बिल भी हो जाएगा A आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास OceanSat 3। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अब हम किस नाम से बात करते हैं आपका, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये क्या है आपका, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था आपका 6, ठीक है। ये सारे के सारे सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको बताया है अच्छे से, मैंने आपको टेबल भी दिया था आपका कि आप इसको देख लेना, बताया भी था आपको। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 था, जो कब छोड़ा गया था, 2022 में, ठीक है, 26 नवंबर 2022 में छोड़ा गया था, 2022 में। और इसको छोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था, PSLV 54, PSLV 54। तो आप सारे के सारे बच्चे PSLV 54, 56, 57, 58, 59, 60 तो अभी छोड़ा गया था आपका 30 दिसंबर 2024 को। याद करो आप, SpaceX डॉकिंग अनडॉकिंग करने के लिए सक्सेसफुल रहे उसमें हम, तो वो भी याद रखना आप, PSLV 60, ठीक है। SpaceX जो प्रोग्राम था का, जिसमें 2 सैटेलाइट भेजे गए थे आपका, उनको जोड़ा गया था, ठीक है। तो पहली बार ये कार्य हमने किया, तो इसको भी याद रखना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका A बिल विद आंसर, क्या हो जाएगा A बिल विद आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो कार्य प्रोग्राम इन राजस्थान का एम क्या है आपका। तो प्यारो ये जो प्रोग्राम है कार्य, इसका एम क्या है, इसका एम क्या है। तो मान लीजिएगा सर आप हैं और आपने किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से कोई भी साइंस की डिग्री आप कर रहे हैं, आप BSc कर रहे हैं, आप MSc कर रहे हैं, तो ये जो कार्य है आपका, ठीक है, नॉलेज ऑगमेंटेशन, मतलब नॉलेज को बढ़ाने वाला है आपका, नॉलेज ऑगमेंटेशन, ठीक है, थ्रू रिसर्च इन यंग एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रेरित करना। जैसे इसमें 100 स्टूडेंट को लिया जाएगा जिनको 8 हफ्ते के लिए 28,000 का इसमें उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, 28,000 की। और इसमें केवल वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपका जो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका BSc या MSc या साइंस स्ट्रीम जैसे मैथ्स, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स से BSc या MSc कर रहे हो। तो ये उनको रिसर्च की तरफ मोड़ने का थोड़ा सा काम किया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। दूसरा एक काम हो रहा है इसमें ये स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रास्ते भी खुल जाते हैं रिसर्च पर्पज से। जैसे मान लीजिएगा कोई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का है आपका, तो या ICMR का है आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है आपका, या ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का है। तो वहां पर प्रोजेक्ट चलते हैं, उन प्रोजेक्ट में भी अगर आप जाते हैं तो आपको वैल्यू दी जाएगी। वहां पर IIT में भी जो प्रोजेक्ट चलते हैं वहां पर वैल्यू दी जाएगी। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, मतलब कुछ जब पैसे आते हैं आप पढ़ते हुए तो आपका मनोबल बढ़ता है। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, इसमें क्या किया जाएगा आपका, ट्रेन स्टूडेंट इन एडवांस रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम्स इन बेसिक साइंस। बेसिक साइंस, यही बेसिक साइंस है कि हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर हम कर रहे हैं तो इसमें क्या आपका, इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, आपका ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ में पैसे भी दिए जा रहे हैं, 28,000 रुपए दिए जाएंगे आपको। तो आंसर बिल भी हो जाएगा A आंसर, ठीक है, A आंसर। सपोर्ट इन द डेवलपिंग स्किल सेल्फ, नहीं सर, केवल बेसिक साइंस के लिए, आपका साइंस वाले स्टूडेंट के लिए शुरू किया गया। तो मैंने यहाँ तक आपका कंप्लीट किया। अब आपके अगले टीचर आ रहे हैं और आपकी जो अगला 107 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, आपको अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।